आज हम लोग जानेंगे कि कैटलिस्ट की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कैटलिस्ट को बेसिकली इतना खास बना देती हैं, जिसकी वजह से कैटलिस्ट जो होता है वो एक बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि सामने लिखा हुआ है कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस, जिसका ये पार्ट 2 है आज। इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कैटलिस्ट की। इन जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम जानेंगे कि कैटलिस्ट क्यों इतना खास होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो सिंपली अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो एक कैटलिस्ट होता है वो बेसिकली किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है और उसका मास और उसकी जो स्ट्रक्चर होगी उस पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ पर इसकी पहली प्रॉपर्टी यही हो गई कि अ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। सिंपली अगर आप एग्जांपल देखें इसमें तो N2 हैबर प्रोसेस की रिएक्शन है, जिसमें आप देखते हैं कि मैंने लास्ट में दिखाया है अलग से कि आयरन कैटलिस्ट हमें बाहर मिल जाता है बाद में। ये एक इसकी प्रॉपर्टी हुई कि वो अनचेंज रहता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता। इट मीन्स कि वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने कुछ अमाउंट मिलाया और रिएक्शन के बाद में हमको उसका अमाउंट कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अ स्मॉल अमाउंट इज़ नीडेड फॉर अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी कैटलिस्ट का, किसी भी उत्प्रेरक का बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट हमें ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में बड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज लाने के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो चेंज है वो बेसिकली उसमें जो कमी होगी या मान लीजिए उसमें वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट की अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। वो बहुत थोड़े से अमाउंट की ज़रूरत होती है हमें और वो थोड़े से अमाउंट में ही रिएक्शन में एक बड़ा चेंज ले आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए कैटलिस्ट का कोई भी रोल नहीं होता है। सो प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट कीप इन माइंड कि कैटलिस्ट बेसिकली स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता है। पार्टिसिपेट नहीं करने का मतलब है कि वो रिएक्शन शुरू भी नहीं करेगा ना ही फिनिश करेगा। सिंपली चीज़ है कि कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। 3 पॉइंट हम लोगों ने जान दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली क्या है कि इन जनरल हम देखते हैं कि वो जो नेचर होता है किसी प्रोडक्ट का उसको चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट। लेकिन ऐसी तमाम ऐसी रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जिसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट प्रोडक्ट के नेचर को बदल देता है। जिनमें से एक एक्सेप्शन का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है और इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि अगर एथिल अल्कोहल को 450 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की प्रेजेंस में अगर गर्म किया जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और एसिटल्डिहाइड बन जाता है। बेसिकली ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो सिंपली ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में बेसिकली हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जिसे हिंदी में विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया भी बोलते हैं। सिंपली इसमें क्या हो रहा है कि जो कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया है वो कॉपर है, लेकिन सेम यही हमने अगर रिएक्टेंट लिया है C2H5OH, लेकिन अब हमने जो कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया है वो है H2SO4। आप इसकी जगह पर एल्यूमिना या Al2O3 भी ले सकते हैं। तो H2SO4 क्या कर रहा है, अब यहाँ से वाटर बना रहा है। ये एक तरह का यहाँ पर कैटलिस्ट का भी काम करता है, साथ ही साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी कार्य करता है, जिसको हम हिंदी में निर्जली कारक कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो बेसिकली किसी कंपाउंड में से वाटर बाहर निकाल देते हैं उन्हें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, या हिंदी में निर्जली कारक की अभिक्रिया। इसमें हम क्या देखेंगे कि एथिल अल्कोहल अब यहाँ पर एथिलीन गैस दे रहा है और वाटर बाहर हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे तो सिंपली चीज़ क्या है कि कैटलिस्ट जो होगा, जो उत्प्रेरक होता है, वो किसी प्रोडक्ट के नेचर को नहीं बदलता है। लेकिन ये आमतौर पर बहुत ही ऐसी कम ही रिएक्शन है जिसमें ऐसा हमको देखने को मिलता है, बट इसके बहुत से एक्सेप्शन है। सिर्फ ये एक ही रिएक्शन नहीं, इसके अलावा तमाम एक्सेप्शन है जिसमें आप ये देखेंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट को चेंज कर देता है।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट बट इट अटेन क्विकली। किसी भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को कभी भी एक कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता है, उसके ऊपर उसकी नेचर को जो है वो चेंज करेगा। हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करने में जो समय लगता है उस समय को कैटलिस्ट ज़रूर कम कर देता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट की यहाँ बात क्यों हो रही है। ऐसी रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शंस में होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी अग्र दिशा में और बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा में। सिंपली अगर हम समझें तो एक रिएक्शन ऐसी हो रही है A प्लस बी, अगर मैं यहाँ साइन बना दूँ ऐसा कि ये रिएक्शन कुछ इस तरह से लिख दूँ मैं। अब A प्लस बी मिलकर C प्लस डी बना रहे हैं और यही C प्लस डी मिलकर वापस क्या बना दे रहे हैं A प्लस बी। जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डबल एरो का साइन है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन भी है बैकवर्ड डायरेक्शन भी है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेसिकली दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है और उसी रेट से फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में जब बनने लगता है तो दोनों का जो रेट सेम हो जाएगा, तो इस टाइम पर क्या होगा, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों के रेट जब बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। सो इसमें जो जितना समय लगेगा वो समय नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम कर लेते हैं तो इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम आसानी से अटेन कर लेते हैं, यानी कि उसको जल्दी से उस पॉइंट को बहुत कम समय में ही हम कैटलिस्ट की मदद से जल्दी से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप देखें इसमें इस डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ग्राफ है यहाँ पर जिसमें एक एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन है और दूसरे एक्सिस पर लगने वाला समय है उस रिएक्शन के लिए। देखिए अगर हम ये जो लाइन जा रही है ये लाइन है प्रोडक्ट की, क्योंकि देखिए अब इसमें देख रहे हैं ना प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। जब जीरो से यहाँ मान लीजिए मैंने जीरो मान लिया है, कोई कंसंट्रेशन नहीं मान लीजिए, फिर धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो गया। तो जब ये रिएक्शन में ऊपर बढ़ेगा ऊपर बढ़ेगा ऊपर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि A प्लस बी आपस में रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि C प्लस डी है। तो C प्लस डी की तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जो सांद्रता है वो बढ़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बेसिकली बढ़ेगा। सिंपली सी बात है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे ही C प्लस डी बनेगा तो आप देखेंगे A प्लस बी की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो दोनों के रेट होंगे, मतलब ये शो कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। भाई यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है ना, C प्लस डी बन रहा है, तो और यहाँ से ये क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों की कंसंट्रेशन हो जाती है बराबर, या जो दोनों के रेट होते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के वो इक्वल हो जाते हैं, तब वहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रिएक्शन है या ये जो ग्राफ है वो विदाउट कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट में तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए बहुत समय लग रहा है। मान लीजिए ये यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा हुआ, लेकिन जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं विद कैटलिस्ट, तो जो ग्रीन कलर से डॉट 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 लाइन बनी आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो जल्दी से अटेन कर लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट हैज़ स्पेसिफिक एक्शन फॉर द रिएक्शन। किसी भी कैटलिस्ट का एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। स्पेसिफिक का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कैटलिस्ट सभी रिएक्शन के लिए एक जैसा बिहेव करता हूँ, ठीक। इसका एग्जांपल यहाँ से भी हम ले सकते हैं। अगर यहीं पर H2SO4 है, अगर H2SO4 है, यहाँ पर अगर इसका टेम्परेचर देख रहे हैं ना 160 to 170 है, इसी टेम्परेचर को घटा कर अगर हम 140 कर दें तो यहाँ पर डाईएथिल ईथर बनने लगता है। और 100 डिग्री अगर सेल्सियस कर दें तो यहीं पर यही सेम कैटलिस्ट क्या कर रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, इसका फार्मूला है। सो ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है।
काफ़ी स्पेसिफिक इन नेचर है। इसका एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर एक हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जाइमेज, तो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज को जो जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन उसी ग्लूकोज की जो रिएक्शन है, अगर हम क्या करें कि बेसिलस एसिडी लैक्टाई जो है, बेसिलस एसिडी लैक्टाई जो होता है एक तरह का एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज की रिएक्शन कराई जाए तो वहाँ पर वो लैक्टिक एसिड बना देता है। तो अब रिएक्टेंट सेम है, लेकिन अब क्या हो गया कि जो आपका बेसिकली जो कैटलिस्ट है उसकी अपनी अलग अलग रोल है। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे ही कैटलिस्ट ले लिया वही वाला तो वो दूसरा सेम वही प्रोडक्ट बना रहा है जैसा जाइमेज में बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। जाइमेज की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल बन रहा है और बेसिलस एसिडी लैक्टाई की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बन रहा है। सो दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ कैटलिस्ट। लास्ट में एक कि अ कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक बहुत ही इफेक्टिव कोलिजन कर सकें। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, कोलिजन थ्योरी क्या होती है। इसका सिंपल सा अगर आपको मैं एक सिस्टम बताऊं कि आपको इसको बहुत ही आसान भाषा में आप कैसे समझ सकते हैं, सिंपल सी चीज़ ये है कि किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो रिएक्टेंट वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं जिनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है जो आपस में कोलाइड करके इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, देन दे वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगते हैं। अब जो भी रिएक्टेंट वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं उनमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे उनकी सबकी एनर्जी एक जैसी तो नहीं होगी, ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में आप क्या देखेंगे कि बहुत से ऐसे एटम या मॉलिक्यूल होंगे जो क्या होंगे, हाईली एनर्जेटिक होंगे, बहुत कम होंगे, कुछ एकदम बाउंड्री के पास होंगे। तो किसी भी रिएक्शन में बेसिकली किसी मॉलिक्यूल को पार्टिसिपेट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी का एक क्राइटेरिया रहता है जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या हिंदी में दहली ऊर्जा कहते हैं। इतनी एनर्जी अगर मॉलिक्यूल के पास है देन वो मॉलिक्यूल को एक तरह से समझ लीजिए परमिशन मिल जाती है कि आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या एकदम ये वैसी बात है जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो वहाँ का एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि नहीं आपके मिनिमम 50% हो या 60% होने चाहिए, तब आप अलाउ होंगे फॉर्म भरने के लिए या मान लीजिए अप्लाई करने के लिए। अगर इतना परसेंटेज नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसे ही है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी होती है उनकी। तो ऐसे मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी जो एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज़्यादा होगी और वो जब कोलिजन करेंगे ना तो आसानी से प्रोडक्ट बना लेंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो बहुत लो एनर्जी वाले होंगे, एकदम ग्राउंड लेवल पर होंगे, उनकी एनर्जी हाई नहीं बिल्कुल इतनी, वो इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो लगभग बाउंड्री के पास होंगे, जो क्लोज टू थ्रेशोल्ड एनर्जी होंगे या थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, अलग से थोड़ी एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। तो जैसे वो एनर्जी उनको मिलती है ना तो वो फिर क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। तो इसी एनर्जी, जितनी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं बाहर से, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसी एनर्जी की वजह से वो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। सो कैटलिस्ट क्या काम करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है ना, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है। जहाँ हमें अगर ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर हमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कम एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो जाती है ना, उनके लिए आप देखेंगे कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना वो बहुत कम होती है, या जो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है ना उनकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना वो भी बहुत कम होती होगी, तभी मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी उस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत स्लो होती है रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो होती हैं उनके लिए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि उनका थ्रेशोल्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगा, तभी तो मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सो स्लो रिएक्शन में आप देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, और जो बहुत फास्ट होती है ना रिएक्शन, उनमें हमें इतनी मतलब लगाने की शायद हो सके कभी कभी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि एक्टिवेशन एनर्जी आपको देनी पड़े। सो बेसिकली क्या है इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर कि कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा भी कई पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी, ये पॉइंट टोटल हो गए आपके कैटलिस्ट के बारे में। दीज आर टोटल पॉइंट्स विच टेल्स अबाउट द कैटलिस्ट प्रॉपर्टी। इनके अलावा भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं कैटलिस्ट की। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो कैटलिस्ट होता है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही काम करता है। काम करने का इन द सेंस यहाँ पर यह है कि जिस टेम्परेचर पर
किसी कैटलिस्ट की बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है ना, तो उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या अनुकूलतम ताप बोलते हैं। यानी कि उसकी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा, उसकी एक्टिविटी बढ़िया है। अगर वो टेम्परेचर बढ़ा दें हम या बहुत कम कर दें तो उसकी एक्टिविटी क्या होने लगेगी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसकी एक्टिविटी पर असर पड़ने लगता है। सो बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से वो काम करते हैं। इसीलिए आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो एक अच्छे कैटलिस्ट का वो भी अच्छे से अच्छा काम करते हैं कैटलिस्ट की तरह। तो अगर कभी कहीं आप देखते होंगे कि अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या कोलाइडल पार्टिकल्स का, तो वो क्या होते हैं, वो फिर कोगुलेट होने लगते हैं। उनकी फिर क्योंकि एक्टिविटी पावर जो होती है ना वो कम होने लगती है, वो डिक्रीज़ होने लगती है। और वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही उनकी एक्टिविटी अच्छी है। अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ा देंगे या बहुत घटा देंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या होने लगती है, डिस्टर्ब होने लगती है। सो इसके अलावा ये टोटल पॉइंट्स है जो आपको मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और कैटलिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड में मिल जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसको अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।